हाँ गुड जी। इवनिंग मैम। कल के कल के लेक्चर लेक्चर। में कोई भी डाउट हो? कल हमने जो जो किया था उसमें किसी को भी कुछ समझना हो, ऑर्डिनरी हजार्ड किया था हमने थियोरी। और हमने एक नोट किया था एक्ट ओमिशन कैसे बनता है, नेचुरल होना चाहिए, डायरेक्ट एंड इमीडिएट। नेक्स्ट हमने थियोरी ऑफ इंटरवीनिंग कॉज। एंड कल हमने किया था एक्ट सीरियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस, पर्सन एंड फैक्ट। ठीक है। ठीक है, अगर कोई डाउट हुआ आप एंड पे ले सकते हो जी अपने डाउट्स, तो वो मैं टॉपिक रिपीट कर दूंगी आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिखवाया था कि या तो एक्ट या ओमिशन जो प्रोहिबिटेड है, तो मैंने दो असेंशियल्स लिखवाए थे जी। ऑफेंस कैसे बनता है कि या तो एक्ट है या ओमिशन है जो कि स्टेट के द्वारा प्रोहिबिट होगा। अगर आप वो एक्ट कर रहे हो प्लस उसकी पनिशमेंट, तब वो ऑफेंस बनेगा। अब एक्ट क्या है और ओमिशन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, हमने देखा था कि ऑफेंस के दो असेंशियल हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस इंक्लूड्स, एक्टस रियस में इंक्लूड करते हैं एक्ट प्लस ओमिशन एज वेल। बट कौन सा ओमिशन? सिर्फ इलीगल ओमिशन, सिर्फ इलीगल ओमिशन। तो हम इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। एक्ट का तो मतलब आपको साफ साफ समझ आ रहा है। एग्जाम्पल स्पेसिफिकली आपको, पहले एक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपको मर्डर नहीं करना। मर्डर आपको सेक्शन 101, अभी सेक्शंस मैं इसलिए इनकॉर्पोरेट कम करवा रही हूँ कि जब तक वहां पे आएंगे तब आपको याद हो जाएगा। प्रोहिबिटेड है क्योंकि इसकी पनिशमेंट भी दे रखी है जी आपको, इसकी पनिशमेंट भी गिवन है। तो अगर आप एक एक्टिव एक्ट कर रहे हो कि हाँ जी, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक्ट। तो ये आपकी तरफ से एक एक्ट हो गया ना कि हाँ जी, आपने एक्टिवली मतलब फिजिकली आपने अगर कोई मूवमेंट की है, कोई भी मूवमेंट को हम एक्ट बोल देते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई तो मूवमेंट की है ना, तभी आपका एक्ट हुआ, तब हमारे लिए वो एक्ट है। और मिशन क्या है? एक्ट के अपोजिट को हम क्या बोलते हैं? एक्ट से अपोजिट मतलब एक्ट होता है टू डू समथिंग, टू डू। अगर नॉट डूइंग एन एक्ट को क्या बोलेंगे? अगर वो आप एक्ट नहीं कर रहे हो मतलब उसके एक्ट के अपोजिट को क्या बोलेंगे जी? ओमिशन। ओमिशन क्या है जी? एक्ट का उल्टा। मतलब जो आपको नहीं करना चाहिए था। बट कौन से ओमिशन जी? इलीगल ओमिशन। एग्जाम्पल से समझते हैं अब इलीगल का क्या मतलब है। सीधी सी बात है, अगर आप टू डू कर रहे हो तो वो एक्ट हो गया। नॉट टू डू अगर आपको बोला गया है फिर भी आप वो कर रहे हो तो वो ओमिशन हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं। एक पर्सन है, हस्बैंड लगा लो जी, बी उसकी वाइफ है। ठीक है। अगर अब ये अगर स्टार्व कर रही है, एग्जाम्पल ये स्टार्व कर रही है, ठीक है, बहुत दिनों से आपने इसको खाना नहीं दिया। ये केस लॉ ही है पर मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं कंट्रास्ट बताती हूँ। अब आपकी एक लीगल ड्यूटी है अपनी फैमिली को, वाइफ है, चिल्ड्रन है, फादर है, मदर है, कुछ भी एग्जाम्पल आ सकता है, कि उनको आपको लीगल ड्यूटी है कि आपको वो एक्ट करने की। आपको वो एक्ट करना चाहिए था, मतलब इनको फीड करना चाहिए था। आप जानबूझ के हफ्तों से या महीनों से इनको खाना क्यों नहीं दे रहे हो कि ये बाय स्टार्विंग ही मर जाए? कि अगर मैं मर्डर करूंगा तो एक्ट हो जाएगा ना जी, तो मेरी तरफ से तो मैं एक्ट हो जाऊंगा। तो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मतलब मैं इनका खाना पानी सब कुछ बंद कर देता हूँ। मतलब आप जब लीगली बाउंड होते हो कोई काम करने के लिए, अब आप क्या कर रहे हो? उस काम को करने से मना कर रहे हो, ओमिट कर रहे हो। ओमिट का क्या मतलब है? नहीं कर रहे हो। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे जी? ओमिशन। बट आप लीगली बाउंड थे ना, आपने वो लीगली ड्यूटी अपनी परफॉर्म नहीं की, इसीलिए हम इसे बोल देते हैं जी इलीगल ओमिशन। आपने क्या जी? एक इलीगल ओमिशन किया। इन कंट्रास्ट ए एक स्ट्रेंजर है, आप सड़क पे जा रहे हो, बी एक बैगर आया आपके पास, वो भी उतने दिनों से, अगर एग्जांपल ये 30 डेज से स्टार्व कर रहा है तो ये भी 30 डेज से स्टार्व कर रहा है। उसने आपसे खाना मांगा,
आपने मना कर दिया। इस केस में भी वाइफ ने खाना मांगा था, आपने मना कर दिया। बट यहाँ पे आपको क्या स्ट्रेंजर को देना एक लीगल ड्यूटी थी? नहीं, मॉरल ड्यूटी थी कि दे देते। वो आपकी आंख के सामने मर गया, इधर भी वाइफ भी आपकी आंख के सामने मर गई, ये बेगर भी आपकी आंख के सामने मर गया। बट आप लाइबल किस केस में होगे? इधर, क्योंकि लीगल ड्यूटी थी, वहां पे मॉरल ड्यूटी थी। यहाँ में भी आपने ओमिट किया, मतलब आपको खाना देना चाहिए थे, आपने नहीं दिया, यहाँ पे भी ओमिशन हुआ। बट यहाँ पे इलीगल ओमिशन हुआ, यहाँ पे इलीगल ओमिशन नहीं हुआ, यहाँ पे मॉरल ओमिशन हुआ। और मॉरल ओमिशन की पनिशमेंट नहीं है, मतलब मॉरल ओमिशन के लिए आप नॉट लाइबल अंडर बीएनएस, तो आप लाइबल नहीं होगे। तो अगर मतलब अगर आप स्पेसिफिकली एक्ट कर रहे हो तब भी आपका एक्ट सीरियस माना जाएगा। और ओमिशन को भी हम मतलब एक्ट में दोनों वर्ड इंक्लूड करते हैं, एक्ट प्लस ओमिशन। कौन सा ओमिशन? सिर्फ इलीगल ओमिशन। समझ में आया जी एक्ट और ओमिशन में फर्क? ये कहाँ पे बोला गया कि एक्ट इंक्लूड्स, मतलब जहां पे वर्ड एक्ट लिखा हुआ है वहां पे हम एक्ट को इलीगल ओमिशन दोनों ही मान लेते हैं। ये कहाँ डिफाइन है जी? सेक्शन 3(4) में डिफाइन। देखो, अगर कहीं पे उसका एक्ट सीरियस का मतलब सिर्फ एक्ट होगा ना, ओमिशन नहीं होगा, ये सिर्फ ओमिशन होगा या एक्ट होगा, तो वो स्पेसिफिकली बता देगा। जनरली जब तक कॉन्ट्रेरी उसका अपोजिट नहीं लिखा जाता तो हम क्या इज्यूम करते हैं? एक्ट सीरियस का मतलब एक्ट भी हो सकता है और ओमिशन भी। कौन सा ओमिशन? सिर्फ इलीगल ओमिशन। हाँ जी, जल्दी बताओ जी, 3(4) में ये डिफाइन है, समझ में आया जी? चैट बॉक्स में बता दो या कैसे भी। यस मैम। ठीक है, तो 3(4 अभी हम जाके साथ ही साथ बेयर एक्ट, आज से हम थोड़ा थोड़ा बेयर एक्ट स्टार्ट करेंगे। तो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, बाकी भी सभी रिस्पॉन्स करो जी, सभी के लिए क्लास है, एक या दो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सभी ने पढ़ना है। जितना रिस्पॉन्स करोगे उतना याद होगा। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता, कहते कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हो आप, कोई भी पार्ट पढ़ रहे हो, एक्सेप्ट वेयर द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स। अगर लिखा हुआ है एक्ट में सिर्फ एक्ट होगा, ओमिशन नहीं होगा, तो कहते हैं उसका कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब अपोजिट जब तक आपको नहीं मेंशन है। वर्ड विच रेफर एक्ट्स, जिसमें वर्ड एक्ट लिखा हुआ है, डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन, तो मतलब उसमें इलीगल ओमिशन भी इंक्लूड होगा ही होगा। अब आगे, एक्ट आप एक सिंगल एक्ट भी कर सकते हो, सीरीज ऑफ एक्ट भी कर सकते हो। मतलब उसको एक्ट्स नहीं बोलते हैं, उसको भी एक्ट ही बोलते हैं। चाहे एक एक्ट करो चाहे मल्टीपल एक्ट्स करो, उसको एक्ट ही बोलते हो। ओमिशन के केस में भी यही है, ओमिशन वर्ड नहीं होता, चाहे आप सिंगल ओमिशन करो चाहे सीरीज ऑफ ओमिशन करो। ठीक है जी, अगर आप एक बार खाना ना दो चाहे 10 बार खाना ना दो, मर्डर एग्जांपल आपने मेरा किया, 5 बार स्टैब किया, तो एक्ट्स नहीं बोलोगे कि मल्टीपल एक्ट्स किए, एक्ट ही होता है जी वर्ड, एक्ट एंड ओमिशन। अब ये मैंने कहां से देखा जी? एक्ट वर्ड डिफाइन है 2(1) में, और ओमिशन वर्ड डिफाइन है 225। याद रखना जी, 3(4) में क्या है जी? सेक्शन 3 क्लॉज 4 में डिफाइन है एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। 2(1) में वैसे तो देखो अल्फाबेटिकली वाइज डेफिनेशन है, पर मैं अल्फाबेटिकली वाइज नहीं आपको करवा रही हूँ। हम जैसे जैसे टॉपिक करेंगे हम वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है जी, अब इसको भी हम पढ़ लेते हैं, 2(1) में एक्ट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। हाँ जी, लिखा हुआ है जी, एक्ट डिनोट्स सीरीज ऑफ एक्ट्स और अ सिंगल एक्ट, एज अ सिंगल एक्ट। ठीक है, दोनों ही इंक्लूड होते हैं, सिंगल एक्ट भी और सीरीज ऑफ एक्ट भी। अगर आप आ जाओ जी, अब 2(1) हो गया जी, 225 पे आ जाओ जी। हाँ जी, सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन, दोनों ही इंक्लूड होते हैं। तो ओमिशन वर्ड दोनों को ही बोलेगा, चाहे सीरीज ऑफ ओमिशन करो चाहे सिंगल ओमिशन करो, ओमिशन ही बोलेगी हमसे। ठीक है जी, इतना समझ लिया अब हमने। अब मैंने अभी बोला कि आपकी लीगल ड्यूटी थी, ये ना बहुत बार ऐसे ही सरकमस्टेंसेस से आपको केस पूछ लिया जाता है, इसका केस का नाम लिख लो। जो जो इंपॉर्टेंट है ये तो स्टार मार्क कर लो, ये प्री में बहुत बार पूछा जाता है। राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 1983 सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी क्या था,
हस्बैंड ने लॉक कर दिया, आप लिख लेना फैक्ट, एच मेरा हस्बैंड है, डब्ल्यू मेरी वाइफ है मेरे लिए। हस्बैंड ने लॉक कर दिया जी एक रूम में वाइफ को, ठीक है, वो सिर्फ क्या दे रहा था, फॉर मैनी मंथ, फॉर बहुत सारे महीनों के लिए, ओनली एक ब्रेड का शायद आधा पीस या वाटर, वो भी मेरे ख्याल से आधा गिलास पानी या कुछ, मतलब जिसे सरवाइव बंदा कर ही नहीं सकता बहुत महीनों के लिए, ठीक है। कि उसे पता था, कि उसे तो ऐसे लगता था एक्ट करने के लिए ही एक्टर सीरियस होता है, कि मैंने सीधा मर्डर कर दिया तो मैं लाइबल हो जाऊंगा, मैं इसको स्टार्व। एंड उसकी यहाँ पे इंटेंशन क्या थी, इंटेंशन टू किल। या तो वो मैं मार के एक्ट करके तो नहीं करूंगा, तो मेरी इंटेंशन टू किल है। वो स्टार्व कर रही थी बाय इंटेंशन टू किल बाय स्टार्विंग हिज वाइफ, कि मैं वाइफ को स्टार्व करके मार दूंगा। वन डे उस वाइफ को एक क्या बोलते हैं खिड़की दिखती है, एंड शी रन अवे, वो भाग जाती है। वट इज द लाइबिलिटी ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड की लाइबिलिटी बता दीजिए। पहली बात, क्या उसने एक्टर सीरियस किया, क्या लाइबिलिटी, सब कुछ बता दो इस केस में। वही जो मैंने ऊपर वाला केस बताया, इंटेंशन टू किल थी, स्टार्विंग हिज वाइफ। पहली बात, एक्टर सीरियस हो गया जी, क्योंकि एक्टर सीरियस में चाहे आप एक्ट करो चाहे ओमिशन करो, यहाँ पे कौन सा ओमिशन कर रहे हो, इलीगल ओमिशन, क्योंकि लीगली बाउंड हो, लीगल ड्यूटी। एंड आपने देखो अपना एक्टर सीरियस तो कर दिया ना, कि मैं उसको इंटेंशन टू किल है, मैं उसको स्टार्व कर दूंगा, बट अब वो भाग गई, तो आप लाइबल किसके लिए होगे, अटेम्प्ट टू मर्डर, नॉट मर्डर। द हस्बैंड इज लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। एक्ट सीरियस मैंने समझा दिया, एक्ट सीरियस में एक्ट भी इंक्लूड होता है, इलीगल ओमिशन भी। अगर एक चीज इंक्लूड करनी होगी तो वो स्पेसिफिकली बता देंगे। अब हम आते हैं मेंजरिया, समझते हैं मेंजरिया क्या होता है। हमें लग रहा है कि हम एक्ट सीरियस मेंजरिया कर रहे हैं 2-3 दिन से, बट इंपॉर्टेंट है, आगे जाके कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंजरिया का क्या मतलब है, मतलब आपकी गिल्टी इंटेंशन, मतलब हमने आपका माइंड चेक करना है। मैंने पहले क्या बोला था कि अर्लियर नॉ में जब वाई की जरूरत पड़ी ना, कि इसने क्राइम क्यों किया, ऑफेंस क्यों किया, तब हम रीजन जानना चाहते थे, रीजन के लिए हमने माइंड पढ़ा, माइंड को ही हम क्या बोल देते हैं जी, मेंजरिया। तो मतलब आपकी क्या मेंटल कंडीशन थी वो ऑफेंस करने के लिए, कि हम आपको ब्लेम वर्दी, कि आप ब्लेम आप पे आना चाहिए या नहीं, ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, मेंजरिया। अब एक ना मैं जनरल बता रही हूँ, पूरी बीएनएस इससे कवर हो सकती है कि कहाँ पे आपकी लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी। एक स्टोरी सुनना जी, अब आप उसको प्रॉपर्टी ऑफेंस पे भी लेके आ सकते हो, बॉडी ऑफेंस पे भी लेके आ सकते हो। मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल, ये एक शॉप है, बी की शॉप है, और यहाँ पे एक ब्रेड का पैकेट पड़ा है, ठीक है। अब आप इसको मर्डर रिज्यूम कर लो चाहे थेफ्ट रिज्यूम कर, जो आप एग्जांपल अगर चेंज करना चाहते कर सकते हो, मैं पूरी बीएनएस एक चार्ट में समझा रही हूँ। अब एक पर्सन है एंड हैज एग्जाम्पल 5 year old सन, उसका एक 5 साल का बच्चा है, एग्जाम्पल उसकी वाइफ है, बहुत दिनों से भूखे हैं, और उसके पास एक भी पैसा नहीं है, ठीक है। दे आर डाइंग फॉर ऑफ हंगर, ठीक है। वो जाता है, ही वेंट फॉर द सर्च ऑफ फूड, उसे कोई खाना नहीं मिलता, उसको एक दुकान पे एक ब्रेड का पैकेट मिल जाता है, बट उसके पास पैसा तो नहीं है। फर्स्ट जो आपका एस्पेक्ट होता है इम्पल्स, आपका आता है कि आप ये ब्रेड का पैकेट सोच देख के क्या सोच रहे हैं, कि काश ये ब्रेड का पैकेट मिल जाता, मैं मेरा बच्चा और वाइफ हम खाना खा लेते। तो जो फर्स्ट इम्पल्स आया ना, फर्स्ट इम्पल्स में क्या सोचा, काश ये मेरे पास होता। तो मतलब आपने एंड एंड तक सोच लिया, विश फॉर द एंड। एग्जाम्पल, आप सामने वाले बी शॉपकीपर का मर्डर करना चाहती हो, एग्जाम्पल ही चेंज होगा, ऑफेंस मैंने थेफ्ट बता दिया, आप मर्डर एज्यूम करके एग्जाम्पल सुन लो। मतलब जब आपका पहला इंपल्स क्या होता है, विश फॉर एन एंड, मतलब आप एंड रिजल्ट अपने दिमाग में सोचने लग जाते हो कि मुझे ये ब्रेड का पैकेट चाहिए। क्या अभी आप लाइबल हुए हो, जब तक साथ साथ यस और नो बोलते रहना, आपने अपने दिमाग में विश फॉर एन एंड कर दिया, इंपल्स डिसीजन बना दिया कि ये ब्रेड का पैकेट काश मुझे मिल जाए, क्या लाइबिलिटी है आपकी, नो नो। नहीं है, वेरी गुड। फिर आपने उसके मीन्स ढूंढ लिए, अब आपकी उसको मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, कोई भी जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, उसको एज्यूम कर लो। फिर आपने मीन्स, मतलब कि व्हाट टू डू,
मीन्स ढूंढ लिए कि कैसे ये ब्रेड का पैकेट लिया जाए, चुराऊं ना चुराऊं, कैसे करूं, मतलब आप अपनी डेलिब्रेशन बना रहे हो, अपने दिमाग में सोच रहे हो क्या लाइबल हो या नहीं हो। नो मैम। नहीं हो, चाहे मर्डर सोच लो, मैं दोबारा बोल रही हूँ। फिर आपने सोच लिया कि अब मेरे पास पैसे तो है नहीं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे ये ब्रेड का पैकेट चुराना ही पड़ेगा। अभी तक तो पहले तो आपका ये मोटिव ही था, स्टार्टिंग में आपका मोटिव था कि यार चाहिए, बट आपने मन नहीं बनाया कि मैं चोरी करूंगा। फिर आपने व्हाट टू डू नॉट टू डू कराया कि अब तो चोरी बाकी है, फिर मतलब आपने फाइनल डिटर्मिनेशन बना ली, फाइनली डिटर्मिन टू डू, उसे हम बोलते हैं इज कॉल्ड एज इंटेंशन। मतलब आपकी इच्छा भी हो गई पैसा उठा, ब्रेड का पैकेट उठाने की डिजायर भी, और आपको उसकी कॉन्सिक्वेंस भी पता ही है कि चोरी होगी। ठीक है, क्या इंटेंशन के लिए अभी भी लाइबल हो आप? नो मैम। नहीं हो। तो याद रखना, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी बीएनएस पूरी आ गई, आप अपने मन में कितनी भी बड़ी चोरी कर लो, कितना भी बड़ा मर्डर कर लो, टिल दिस स्टेज नॉट लाइबल, नॉट पनिशेबल। कोई भी ऑफेंस एज्यूम कर लो जी, मैंने थेफ्ट बोल दिया, कोई भी ऑफेंस, याद रखना कुछ भी फैक्ट्स बोलता रहे, आपके मन में ये था वो था। अब आप बोलोगे मैम जो दो इंटेंशन होती है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बन थी, अभी दो नहीं है ना इंटेंशन, अब सिंगल इंटेंशन थी। फिर आपने प्रिपरेशन, एग्जांपल अपने प्रिपरेशन क्या की, एग्जांपल शू के लेसिस बांध लिए, मुंह कवर कर लिया, कुछ भी एग्जांपल प्रिपरेशन कर ली। एग्जांपल बी को आपने मारना था, आपने जहर खरीद लिया, क्या आप लाइबल हो प्रिपरेशन के लिए? आप आपने वो ब्रेड का पैकेट चुराने के लिए पूरी तैयारी कर ली, बताओ जी। प्रिपरेशन बताओ जी। कुछ सेक्शंस इंटेंशन, मैम मे बी यस। मे बी यस, वेरी गुड। तो बीएनएस हम अगर जनरल देखें, मोर और लेस नॉट पनिशेबल, मतलब कुछ ऑफेंसेस में प्रिपरेशन भी पनिशेबल होती है। तो जहां पे आपको फैक्ट्स यहाँ पे नजर आ गए ना कि प्रिपरेशन, तो इंटेंशन तक तो आपका क्वेश्चन सीधा ही सॉल्व है। इम्पल्स बना लो, मोटिव बना लो, मींस डेलिब्रेशन ढूंढ लो, फाइनल डिटर्मिनेशन भी कर लो कि मैंने ये ऑफेंस करना है, मतलब इंटेंशन बना लो, आप लाइबल नहीं हो। नेक्स्ट प्रिपरेशन कर लो, प्रिपरेशन कर लो, मोर और लेस शायद हो सकते हो। फिर आप गए जी, फिर ये ए चला गया जी इसके पास, और ब्रेड के पैकेट को हाथ लगा लिया अब इसने, मतलब मर्डर के लिए चाकू उठा लिया, कुछ भी समझा लो, अटेम्प्ट कर लिया जी। अब बताओ जी, अब पनिशेबल हो? अटेम्प्ट कर लिया, ब्रेड के पैकेट को हाथ लगा लिया। अब क्या दो सिनेरियोज हो सकते हैं, आपने अटेम्प्ट कर लिया ना ब्रेड के पैकेट को, या तो वो आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल होगा कि ब्रेड का पैकेट लेके भाग जाओगे, या आपका अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हो जाएगा। यही दो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। एग्जाम्पल ऊपर वाले केस में भी लगा लो जी, मर्डर वाले केस में आपने अपनी वाइफ को इतने दिन स्टार्व किया, इंटेंशन टू किल, या तो वो उसकी डेथ हो जाती या नहीं होती, दो ही केसेस है। या इस केस में लगा लो, अगर आपका अटेम्प्ट हो गया सक्सेसफुल, तो वो आपका एक्ट, मतलब वो ऑफेंस बन जाएगा, ऑलवेज पनिशेबल। कोई भी ऑफेंस लगा लो, इस स्टेज पे आप नहीं बच सकते। अनसक्सेसफुल हो गया, ब्रेड का पैकेट बी शॉपकीपर ने पकड़ लिया, फिर भी लाइबल हो, अटेम्प्ट के लिए लाइबल। तो याद रखना, हमें लगता है कि अटेम्प्ट हुआ जी, तो मैंने ये जनरल आपको समझाया है, इंटेंशन तक तो चिंता लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सारे आएंगे प्रिपरेशन, कुछ ऑफेंसेस की प्रिपरेशन हम देखें पनिशेबल हैं, ऑफ कोर्स जो हीनियस सीरियस ऑफेंसेस होंगे। अटेम्प्ट के केस में भी आप ऑलवेज पनिशेबल, अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ तो वो ऑफेंस ही बन जाएगा, नहीं तो अटेम्प्ट के लिए लाइबल हो जाए। अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, इसमें आप किसके लिए लाइबल हो गए? अटेम्प्ट टू, हमारे केस में अटेम्प्ट टू थेफ्ट, और मर्डर वाला मैंने ऊपर एग्जांपल बता ही दिया, तो उसके लिए लाइबल हो गए। ठीक है जी, यहां तक समझ आई बीएनएस की सारी स्टोरी। अब आगे जी, अब ये आ गया, ए पकड़ा गया। ए बोलता मेरी तो अच्छी इंटेंशन थी, मैंने तो चोरी इसलिए की थी, मेरी तो गुड इंटेंशन थी क्योंकि मेरे घर पे बच्चा और वाइफ भूखे थे। क्या डिफेंस ले पाएगा? मेरी तो गुड इंटेंशन थी।
नो डिफरेंस मैम। नो डिफेंस। गुड इंटेंशन हैज नो वैल्यू इन आईपीस, बीएनएस, सॉरी, बीएनएस। गुड इंटेंशन की कोई वैल्यू नहीं है। क्या आपकी लाइबिलिटी से आप एब्सॉल्व हो जाओगे, बच जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। इट डज नॉट एब्सॉल्व अ पर्सन फ्रॉम एनी लाइबिलिटी ऑफ एन ऑफेंस। क्या इसका कोई भी फायदा मिल सकता है? मैंने बोल दिया कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, क्या मुझे कोई बेनिफिट दोगे? दोबारा बोल रही हूँ, सब कुछ काम आएगा जो मैं पढ़ा रही हूँ, सब कुछ काम आएगा। कुछ भी स्टोरी नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस है। कुछ कोई, मैंने बोल दिया कि मैंने नहीं, मेरी गलत इंटेंशन नहीं थी। क्या किसी लॉ में बेनिफिट मिलेगा आपको लग रहा है? थेफ्ट तो किया है ना मैम इसमें। तो कोई मुझे बेनिफिट मिलेगा? थेफ्ट किया है मैं, थेफ्ट के लिए ही लाइबल रहेगा, ठीक है। पर मैंने बोल दिया कि मेरी अच्छी इंटेंशन थी, कोई मुझे बेनिफिट देगा कोर्ट? देगा। वो आप रेड विद करोगे जी बीएससी, अभी तो हम बीएससी पे आए नहीं है, मतलब एविडेंस के साथ। जब भी गुड इंटेंशन में बी रेलेवेंट इन, अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो अभी मैं लिखवा रही हूँ, बट हम बीएसए में भी आगे जाके पढ़ेंगे। मे बी रेलेवेंट, मैंने पहले बोला था इंटरलिंकिंग ऑफ लॉज, एक सब्जेक्ट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। तो गुड इंटेंशन कब रेलेवेंट होगी? सेंटेंसिंग में। एग्जाम्पल, अप टू 3 इयर्स पनिशमेंट है ना जी, उसने एग्जाम्पल आपको 2 साल देनी थी, वो बोलेगा गुड इंटेंशन है 1.5 साल दे देता हूँ। तो सेंटेंसिंग में लाइबिलिटी एब्सॉल्व नहीं होगी। मैंने बोला लाइबिलिटी, आपने बोला ना थेफ्ट के लिए, लाइबल आप अभी भी थेफ्ट के लिए, उसमें भी सेंटेंसिंग में आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो लिख लो जी, गुड इंटेंशन की यहां तो वैल्यू नहीं है, बीएसए में जाके वैल्यू हो जाएगी। मे बी रेलेवेंट फॉर sentencing, but it will not absolve from liability। लाइबिलिटी से आप नहीं बच सकते, लाइबल तो आप। डन जी। जनरल मैंने आपको बता दिया, एक्ट सीरियस, एक्ट और इलीगल ओमिशन, फिर मेंजरिया की सारी स्टोरी समझा दी। एक लास्ट थ्योरी रह गई, उसके बाद हमारा बेयर एक्ट आ जाएगा। ये थ्योरी भी बेयर एक्ट से निकली है, इनसेपरेबल थ्योरी, इनसेपरेबल इफेक्ट। पढ़ते हैं जी, इनसेपरेबल इफेक्ट क्या है। लास्ट हमारा थियोरी इफेक्ट, कुछ भी लगा लो, प्रिंसिपल। पहले एक क्वेश्चन सुनते हैं इसके लिए। एग्जांपल ए है, फैक्ट सुनो। एक मर्चेंट है, डायमंड मर्चेंट, ठीक है जी, एंड ऑल्सो ऑन एरोप्लेन, एक प्लेन को भी ओन करता है। ऑफकोर्स डायमंड मर्चेंट है, बहुत पैसे वाला है, उसके पास एक प्लेन भी है, ठीक है। शी ही बॉट अनकट डायमंड, आप पूरा लिखना जी प्लीज अपने नोट्स में, फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वो पता क्या करता है, अनकट डायमंड्स को साउथ अफ्रीका से लेके आता है, एंड कट एंड पॉलिश करता है, या उसको एंड सेंड इट बैक टू साउथ अफ्रीका, उसको महंगे दाम में बेच देता है, या वैसे भी उसका ये काम है जी, मर्चेंट का, ठीक है जी। इन ग्रीड, अब उसमें लालच आ जाती है जी। ही थिंक्स कि प्लेन से ही मेरा जो अनकट डायमंड है वो आता है, और मैं उसको पॉलिश करके भेजता हूँ। तो ये रहा जी एरोप्लेन उसका। वो बोलता कि मैं क्या करता हूं, कि जब वो अनकट डायमंड आएगा ना, उसके बदले मैं इस प्लेन में एक फेक डायमंड रख के साउथ अफ्रीका दोबारा प्लेन भेज देता हूँ, और यहाँ पे एक बॉम्ब इंस्टॉल कर देता हूँ। जब बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो मैं बोल दूंगा कि मैंने तो वही डायमंड रखा था, और वो डायमंड जी अब तो गया जब बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। बट उसने ये तो रियलाइज ही नहीं किया, पायलट भी तो बैठा है जी, पायलट भी तो बैठा है। जब वो ये करता है, पायलट की भी डेथ हो जाती है। बाद में वो बोलते हैं पायलट तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, या मेरा फैमिली मेंबर था, मैं उसको क्यों मारूंगा? मेरी इंटेंशन सिर्फ चोरी की थी, कि मैंने वो डायमंड चुराना है, मेरी कोई नहीं थी। लाइबिलिटी बता दो जी एक ही। फैक्ट समझ आ गई जी? जी मैम। हाँ जी, लाइबिलिटी बता दो।
मैम मर्डर ही होगा। मर्डर होगा? यस मैम। रीजन? मैम तो उसकी पायलट को। इंटेंशन वो बोल रहा है ही नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा फैमिली मेंबर है, मेरा छोटा भाई है। मैम लेकिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये दोनों सिनेरियोज इनसेपरेबल है ना। वेरी गुड। क्या ये दोनों इफेक्ट्स इनसेपरेबल है या नहीं है? यस। सेकंड, क्या उसका एक्ट, पुरानी लेक्चर पे आओ जी, मैंने कोई नया कंसेप्ट पूछा ही नहीं, वोलेंट्री माना जाएगा ये एक्ट या नहीं माना जाएगा? यस और माना नो ये जाएगा। बता दो। वोलेंट्री के कौन से क्लॉज में फॉल कर रहा है, कौन से पार्ट में मतलब? मैम क्या पूछ रहे हो? वोलेंट्री, वोलेंट्री एक्ट है आपने अभी बोला। जी मैम। 233 में वोलेंट्री एक्ट है, हाँ आपने जी। इसीलिए बिलाइबल। वोलेंट्री इंटेंशन है, नॉलेज है, रीजन टू बिलीव है, किसमें फॉल किया? इंटेंशन तो वो बोल रहे हैं मेरा तो छोटा भाई था, मैं क्यों मारूंगा उसको। नॉलेज में। वेरी गुड। चाहे नो डिजायर, नो डिजायर मतलब नो इंटेंशन, बट फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस तो था ना जी। आप उस कॉन्सिक्वेंसेस को फोर्स ही कर सकते थे, तो आप लाइबल होगे उसके लिए। जो मैंने ये अब कहां से इंसेपरेबल थ्योरी आपको पता है जी, हमारे बेयर एक्ट में कहा लिखी है कि ऐसा कुछ भी। तो ये प्री का मार्क कर लो, इनसेपरेबल इफेक्ट बहुत बार पूछा जाता है, बट हमें ये नहीं पता लगता इनसेपरेबल इफेक्ट निकला कहां से। अब वो देखते हैं। हाँ जी, बेयर एक्ट आपके सभी के पास है जी, प्लीज बेयर एक्ट साथ में रखो। वोलेंट्री वर्ड, अ पर्सन इज सेट टू कॉज अफेक्ट वोलेंट्री, कहते हैं हर पर्सन को बोलेंगे कि उसने वोलेंट्री एक्ट किया है इफ ही कॉजेज इट बाय मींस वेयर ही इंटेंडेड। जहां पे या तो आप उसकी इंटेंडेड टू कॉज मतलब इंटेंशन, और को प्लीज थोड़ी सी रिस्पेक्ट दो। और है तो मतलब या तो इंटेंशन प्रूव कर दो, या बाय मीन्स ऑफ विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग, जब वो कर रहा था, ही न्यूज, या तो नॉलेज प्रूफ कर दो। और नॉलेज भी नहीं है, रीजन टू बिलीव प्रूफ कर दो, जो कि 229 में डिफाइन है। अब 229 भी आज पढ़ ही लेते हैं। अ पर्सन इज सेड टू कॉज रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ए सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग, सिर्फ उस थिंग को बिलीव करने का। एग्जाम्पल, मेरे पास चोरी का माल एंड बट नॉट अदरवाइज, उसका अपोजिट सोचने का कोई रीजन नहीं है। अब इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं जी। इलस्ट्रेशन से निकली है, मार्क कर लो जी यहीं पे, इनसेपरेबल इफेक्ट। या तो जो मैंने अभी पायलट वाला पूछा वो वाला पूछेगा, पायलट वाला नहीं पूछना, उसने इजी क्वेश्चन पूछना है तो वो बेयर एक्ट पूछ देगा। देखते हैं जी, पढ़ते हैं। ए सेट्स फायर बाय नाइट टू इनहेबिटेड हाउस इन द लार्ज फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग अ रॉबरी। हाँ जी, यहीं पे बना रही हूँ, आप अपने कॉपी पे बना लो। ए ने क्या किया जी, नाइट में एक के घर पे आग लगा दी। किसके लिए? इसके घर पे बहुत सारा पैसा, कैश, ज्वेलरी पड़ी थी कि मैंने रॉबरी करनी है, बट इसके अंदर इंसान भी तो रह रहे हैं, ABCD। दस कॉजेज द डेथ ऑफ पर्सन, उसका कोई इंटेंशन नहीं थी उनको मारने की। ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज, कोई इंटेंशन नहीं थी। एंड मे इवन बी सॉरी फॉर द डेथ, वो सॉरी भी मांग रहा है, डेथ कॉज हो गई। येट ही न्यूज फोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ, दस ही हैज कॉज्ड डेथ वोलेंटरली। तो हम क्या मानेंगे कि वोलेंटरली, क्योंकि ये दोनों इनसेपरेबल इफेक्ट है। अगर आप रॉबरी करने जाओगे, अगर आग लगाओगे, तो पता ही है जो इनहेबिटेट अंदर बैठे होंगे तो उनकी भी डेथ कॉज होगी। तो दिस इज इनसेपरेबल इफेक्ट। हाँ जी, यहां तक बता दो जी। समझ में आ गया जी? ठीक है, अब इसके ऊपर 2-3 लाइनें लिख लो जी। हाँ जी, जिसने भी मुझे आंसर लिख के भेजा था, हाँ जी, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं था, बट मैं सैटरडे को जितने भी एग्जांपल, अगर आप मुझे कोई भी क्वेश्चन लिख के दोगे, तो सैटरडे को हम आगे नहीं पढ़ते होते, ठीक है, ज्यादातर। अगर आपके नहीं डाउट्स हुए, फिर ऑफ कोर्स मैं घंटा माइक ऑन करके नहीं बैठूंगी। डाउट्स हुए तो डाउट्स लूंगी, नहीं तो वो सारे टेस्ट पेपर आपके सामने ही चेक होंगे, तो आपको गलतियां पता लगती रहेंगी, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स ने भेजे थे मुझे, ठीक है, मैंने अभी तक खोला नहीं है, बट हाँ इसके बाद मैं खोल के सारी चेक करके जरूर रखूंगी। हाँ जी, दैट here though desire is not there, though
इफेक्ट इज नॉट डिजायर्ड, कुछ भी लिख लो या तो, येट इट इज inseparable. So we apply the theory of inseparable effect because both the consequences were foreseen, can be foreseen. Hence, he had knowledge. ब्रैकेट में आप लिख देना फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, उसे समझ आ जाएगा, आपको पता है नॉलेज का मतलब. एंड ही इज इनसेंसिटिव एंड रेकलेस टू द अल्टीमेट इफेक्ट. वो इनसेंसिटिव था अल्टीमेट इफेक्ट से, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था. हेंस हिज एक्ट इज voluntary, thus he is liable for death of person though that was not his desired effect. उसकी इच्छा वाला इफेक्ट या रिजल्ट नहीं था, फिर भी आप लाइबल होगे. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. एक और लास्ट क्वेश्चन रह गया जो मेंस में बहुत बार पूछा जाता है. दो तीन कंसेप्ट अभी पढ़े हैं, अभी बेरेक्ट पे आने पे मुझे लगता है लगेंगे आज या कल का दिन. अब रशियन रोले की गेम पता है जी किसी को? रशियन रोले में क्या होता है जी? आपने वो मूवीज में देखा होगा जी, एक गन है बट उसमें सिर्फ एक ही बुलेट है. ए एंड बी खेल रहे हैं कि एग्जांपल एक बुलेट में 6 टर्न्स होती है ना जी. तो एक बार आप अपने हेड पे शूट करोगे एक बार में, कि देखो जी किसकी किस्मत है वो जाता है. समझ में आ गई जी ये रशियन रोले की गेम, कि एक ही बुलेट है सिर्फ, और टर्न्स कितनी है 6, या जितनी भी 6, हाँ मोस्टली 6, या जितनी भी टर्न्स होंगी, कि पहले आप शूट करोगे फिर मैं फिर आप. ठीक है जी, जो गया बच गया बच गया. समझ में आई जी गेम? बताओ जी जल्दी थोड़ा सा, आज का काम पूरा नहीं होगा जी फिर. नहीं समझ आया जी रशियन रोले? मैसेज ही कर दो जी कोई जना. समझ आया जी? यस. ठीक है. तो अब इसमें क्या होता है जी, ए की टर्न आती है नहीं बुलेट चलती, बी की टर्न आती है नहीं चलती, ए की दोबारा आती है, ए की डेथ कॉज हो जाती है. व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ ए, व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ बी, कुछ भी लगा लो. वो बोलता मेरी थोड़ा कोई इंटेंशन थी, मैं क्यों मारूंगा, मेरी कौन सी दुश्मनी थी. क्या लाइबल होगी? होगे तो क्यों होगे? मैम दोनों लायबल होंगे इनमें. एक तो गया जी, एक की तो जो भी डेथ ही बचे होगी. हैं, जो एक भी बच गया वो लायबल होगा, क्योंकि किसके उन लिए? दोनों को जो खेल रहे थे मर्डर के लिए, रीजन? क्योंकि दोनों को ही नॉलेज थी कि एक ना एक तो मरेगा ही. देयर वाज वेरी गुड नॉलेज. मैंने क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए पूछा है, असेंशियल कौन सा लिख के आओगे, कि ही न्यूज द रशियन रोल इज ऑल्सो कवर्ड इन असेंशियल फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, दैट इज नॉलेज, दैट इज वॉलेंटरली. ठीक है, आप लाइबल होगे. तो ये क्वेश्चन भी नॉलेज के लिए पूछा जा सकता है. ठीक है जी, इसीलिए मैंने बताना था और कुछ नहीं. अब दो कंसेप्ट और आते हैं जी, ये भी आपने सभी ने सुने हुए हैं. माला इनसे
एंड माला इन प्रोहिबिट। माला इन से का क्या मतलब है, जो आप एक एक्ट कर रहे हो ना वो बेसिकली गलत ही है, वो आपको नहीं करना चाहिए। बेसिकली रॉन्ग लगा लो, इंट्रिंसिकली रॉन्ग लगा लो, कुछ भी लगा लो। जो माला इन प्रोहिबिटो है, मतलब प्रोहिबिट मतलब ये मना किया गया इसलिए गलत है, मतलब लॉ प्रोहिबिट, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। लॉ ने प्रोहिबिट किया है इसीलिए ये रॉन्ग है। जनरली शायद आप इसको ना मानो, बट लॉ ने इसको प्रोहिबिट किया हुआ है, ये बेसिकली रॉन्ग है। अब मैं दो एग्जांपल्स बताऊंगी, दो केस लॉ के, अब आप बताओगे उसमें से माला इन से कौन सा है, माला इन प्रोहिबिट, तो यही क्वेश्चन है जी। आर वर्सेस प्रिंस, ये जजमेंट बार बार प्री में भी आएगी मेंस में भी आएगी, तो अभी याद कर लो जी। आर वर्सेस प्रिंस 1875। फैक्ट्स देख लेते हैं। देयर वाज अ बॉय नेम्ड हेनरी प्रिंस, he fall in love with the girl Annie Phillips. She is 16 years old. ठीक है जी। अब एज लिमिट है मैरिज की, ठीक है, मतलब अभी वो 18 साल की हुई भी नहीं है, ठीक है। हेनरी प्रिंस क्या करता है, ही टुक अ गर्ल एंड मैरी, थिंक कि वो 18 साल से बड़ी ही होगी, उसे लगा, ठीक है जी, तो दे मैरी। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ हेनरी प्रिंस, मतलब ए लगा लो, व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ प्रिंस। पहला सुनेरी, क्या माला इन से है या माला इन प्रोहिबिटो है। दूसरा भी सुन लो जी, फिर ही बता देना, इसका हेल्ड पार्ट बाद में देखते हैं। दूसरी स्टोरी सुन लो जी, क्वीन वर्सेस टॉल्सन। इमोशनल नहीं होना प्लीज, जो मैंने ऊपर लाइन लिखी है उसी पे आंसर देना। 1889। अब इसके फैक्ट्स क्या है, अ लेडी गॉट मैरिड टू अ मैन कॉल्ड टॉल्सन। क्वीन लड़की है, उसकी शादी होती है टॉल्सन से। टॉल्सन रन अवे टू अमेरिका, अमेरिका भाग जाते हैं जी वो टॉल्सन जी। एंड गेट टू नो कि जिस शिप से वो गए हैं, लेडी को पता लगता है कि शिप सिंक, वो तो शिप ही डूब गई, ठीक है। थिंक टॉल्सन ऑल्सो डाइड, उसे लगता है कि उसकी भी डेथ हो ही गई होगी, जब जहाज ही डूब गया तो टॉल्सन की भी डेथ हो गई होगी। एंड बहुत ट्राई करती है उसको ढूंढने के लिए, बहुत साल तक, बट वो नहीं आता वापस, ठीक है। तो उसे लगता है कि इतने साल तक नहीं आया वापस, 4 साल 5 साल हो जाते हैं। 5 साल बाद वो क्या करता है, करती है, शी गॉट मैरिड टू अनदर मैन, वो किसी और मेल से शादी कर लेती है। एंड इतने में टॉल्सन जी आ जाते हैं। टॉन्सल फाइल अ केस अगेंस्ट क्वीन बाइगेमी के लिए, द केस ऑफ बाइगेमी, कि हाँ जी अगर मैं अलाइव हूं तो आप शादी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब अगर क्या होता है जी, अगर अगर आप, हम बीएसए में ही ये देखेंगे, बीएसए से लिंक है, अगर आप उन्हें अलाइव नहीं सुन रहे हो फॉर 7 years, तब आप उसे हम प्रिजम्पशन ऑफ डेथ लेते हैं। बट अभी 7 साल इस केस में प्रिजम्पशन ऑफ डेथ कब लेते हैं, बीएसए में हम आगे जाके पढ़ेंगे, 7 साल हो जाने चाहिए कि आपने उनके बारे में नहीं सुना होना चाहिए। किन्हें नहीं सुना होना चाहिए, जो नेचुरली उनके बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे, अगर मैं जनरल भाषा में आपको समझाऊं तो बिफोर 7 years ही वो शादी कर लेती है, तो बाइगेमी का केस। अब बताओ जी, माला इन से कौन सा है, माला इन प्रोहिबिटो कौन सा है। पहले केस में बता दो जी, आर वर्सेस प्रिंस में क्या है जी। बहुत इजी है ये तो, आर वर्सेस प्रिंस तो बहुत इजी है, क्वीन वर्सेस टॉल्सन तो चलो मैं भी सोचूंगी क्या जवाब देना। इस केस में तो क्या किडनैपिंग के लिए लाइबल होगा। यस मैम होगा। रीजन, क्योंकि मतलब उसको भी ट्राई करना चाहिए था उसका एज पता करने के लिए आई तो गेस। मालाइन से है या मालाइन प्रोहिबिटो है। लॉ ने प्रोहिबिट किया इसलिए वो गलत है या बेसिकली रॉन्ग ही है ये एक्ट।
मैम माला इनसे है। दिस एक्ट इज माला इन सी। याद रखना, मैंने अभी तक शायद आपको नहीं पढ़ाया या पढ़ाया, मुझे नहीं याद आ रहा कि कुछ ऑफेंस, हाँ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी थोड़ा सा तो बताया था कि कुछ ऑफेंसेस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाली है। अगर आप जाके किडनैपिंग पढ़ोगे ना, हु एवर कमिट्स लिखा है, हु एवर इंटेंशनली नोइंगली कुछ भी नहीं लिखा। तो कुछ ऑफेंसेस ऐसी हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था 15(3 बात कर रहा है कि आर्टिकल 15(3 किसकी बात कर रहा है, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन और विमेन। यहाँ पे तो चिल्ड्रन की बात हो रही है, बिलो 18 ईयर्स है, तो उनके फेवर में लॉज बनाए जा सकते हैं। दिस इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, तो ये माला इन से है, ये इंट्रेंसिकली रॉन्ग एक्ट है। बट इस केस में, ये पहली बात तो फॉरेन जजमेंट है जी। इस केस में क्या हेल्ड हुआ, पहले आपको क्या लगता है जी, केस कोर्ट ने क्या बोला वो बाद में देखेंगे, पहले आप बताओ। मालाइन से है, मालाइन प्रोहिबिट है। अगर लॉ है कि 7 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, फिर ही आप प्रिजम्पशन ऑफ डेथ ले सकते हो, तो उसने 7 साल 5 साल देखा नहीं आया, तो बाइगैमी कर लीजिए, आप लाइबल हो गए या नहीं होगी। उसने बहुत ट्राई की, नहीं मिला। कहते दिस इज माला इन प्रोहिबिट। हमें लगता है कि ये माला इन से है, बट कहते लॉ ने प्रोहिबिट किया ना कि 7 साल तक वेट करनी है, बट आपने पूरे एफर्ट्स किए थे, इसलिए क्वीन को एक्विट कर दिया गया था। कोर्ट ने एक्विट कर दिया कि चाहे आपने मैरी कर लिया बिफोर 7 इयर्स, तो रिलैक्सेशन देते हुए कहते ये बेसिकली रॉन्ग नहीं, इंट्रेंसिकली रॉन्ग तो नहीं है। लॉ ने प्रोहिबिट किया कि 7 साल तक वेट करनी चाहिए थी। अगर आप एग्जाम्पल इसमें 6 इयर्स पूरे हो गए, अब 7th ईयर एंड होने से पहले आप आ जाओ जी कि हाँ जी 7 साल तो पूरे नहीं हुए, 2 महीने बचे हैं, तो कहते लॉ ने प्रोहिबिट किया है, इसलिए तो इस केस में नो लाइबिलिटी। अब पैरेलल केस इंडियन लॉ देख लेते हैं, जो बहुत बार पूछा जाता है। जब हम प्री के क्वेश्चंस करेंगे ना, प्री में भी ये क्वेश्चन है, इन इंडियन पैरेलल केस। अब ये बताओगे जी आप माला इन से है, माला इन प्रोहिबिट है, मार्क कर लो, या तो इसके फैक्ट्स बता देंगे, पूछेगा ये कौन से केस के फैक्ट्स हैं, या कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एमएच जॉर्ज 1965। अब इसके फैक्ट्स क्या थे जी, सुनते हैं। इंडिया में एग्जाम्पल आप सर्टन अमाउंट ऑफ ही गोल्ड लेके आ सकते थे कि इतने केजी लेके आ सकते हो गोल्ड, ठीक है जी। अब एक जो ये एमएच जॉर्ज है, वो क्या करता है जी, सर्टन अमाउंट ऑफ गोल्ड लेके आ जाता है आउट ऑफ इंडिया से, फ्रॉम अब्रॉड, ब्रिंग्स गोल्ड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब क्या होता है, आरबीआई एक नोटिफिकेशन निकालती है, नोटिफिकेशन पास होती है 8 नवंबर को 1962 में, ठीक है जी। 65 का केस है ना, 62 में नोटिफिकेशन पास करती है कि आप गोल्ड बाहर से नहीं ला सकते, इतना ही ला सकते हो। बट ये लेके आता है 16 kg, मतलब लिमिट से ऊपर का गोल्ड ले आता है, ठीक है जी। और ये किस दिन आता है इंडिया में, दिस इंसिडेंट जब ये 16 kg ले आता है, आरबीआई ने 8 को बोल दिया कि इतना गोल्ड नहीं ला सकते, 16 तो नहीं ला सकते, एग्जाम्पल 10 ला सकते हो, आप 16 ले आए लिमिट से क्रॉस करके। दिस इंसिडेंट हैपन ऑन 28th, मतलब 20 दिन ही हुए अभी ये लॉ पास हुए, और 20 दिन बाद आप ये ले आती हो। अब एमएच जॉर्ज को अरेस्ट कर लेते हैं अंडर फेरा, फेरा एक्ट के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया लेते हैं। अब वो तो ये डिफेंस लेता है कि मैंने तो ये लॉ पढ़ा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, तो मैं लाइबल नहीं हूं जी। जब मुझे पता ही नहीं है तो मेरी लाइबिलिटी कैसे होगी, तो मुझे पता ही नहीं था ऐसा कोई लॉ आया है, तो मेरी लाइबिलिटी नहीं है। बताओ जी एमएच जॉर्ज की लाइबिलिटी है या नहीं है। मैम होगा लाइबल। रीजन, मैम क्योंकि ये माना जाता है ना इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सिक्यूट, ठीक कि है। आप। इसके अलावा कुछ और, ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, ठीक है, इसके अलावा ये तो ठीक है रीजन, कोई और रीजन हो सकता है जो हमने पढ़ लिया, उसी मैम पे क्वेश्चन है। मेंजरिया ना इम्पोर्टेंट भी नहीं होता स्टैट्यूटरी वेरी गुड, ऑफेंसेस में। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है? यस तो मैम। ये पहले मैटर गया जी लोअर कोर्ट के पास, लोअर कोर्ट ने बोला कि कोई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला ऑफेंस है, तो मेंजरिया था नहीं था, नहीं रिक्वायर्ड। फिर मैटर गया जी बॉम्बे हाई कोर्ट के पास, कहते 20 ही तो दिन हुए हैं, कौन लॉ पढ़ लेगा 20 दिन में,
एक्विट कर दिया जी। कहते सिर्फ 20 डेज हुए हैं, उन्हें नहीं नॉलेज थी, एक्विट कर दो जी, नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। फिर मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लोअर कोर्ट ने बिल्कुल सही जजमेंट दी है, एनीबडी हु एंटर्स इंडिया इज प्रिज्यूम टू नो द लॉ ऑफ लैंड। हम यही प्रिज्यूम करते हैं कि आपको जब भी अगर कोई लॉ पास हो जाता है तो आप डिफेंस नहीं ले सकते हो कि जो आपने बोला इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, वो मैं अभी भी लिखवा देती हूँ, बट वो आगे जाके किसी और सेक्शन में भी आएगा, पर यहाँ पे भी लिख लो, इज प्रिज्यूम्ड टू नो द लॉ ऑफ लैंड, द लॉ ऑफ लैंड या इंडिया, दैट इज इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ, आपको लॉ नहीं पता था, इज नॉट एन एक्सक्यूज। एग्जाम्पल, मैंने तो मर्डर कर दिया, मुझे पता ही नहीं, मैं कौन सा एलएलबी स्टूडेंट हूँ, सॉरी, नो डिफेंस। ignorance of law is not an excuse। तो जनरली मतलब हम पूरे ऑफेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जिसमें मेंजरिया होगा, जिसमें मेंजरिया नहीं होगा। तो आज का लास्ट टॉपिक यही होगा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बीएनएस सारी दो पार्ट्स में डिवाइड। कल से मोस्ट प्रोबेबली हम, अच्छा एक डॉक्ट्रिन और पढ़ा अभी आज करवा करवा के जाऊंगी जी, वो डॉक्ट्रिन भी आज होगा ही होगा, ठीक है। अभी तो मतलब ये जल्दी जल्दी करते हैं। कुछ ऑफेंसेस होंगे वेयर मेंजरिया इज गिवन, कुछ ऑफेंसेस होंगे वेयर नो मेंजरिया। कैसे लिखा होगा, ये बियर एक्ट पढ़ने के तरीके हैं जितने भी हम दिन लगा रहे हैं। लिखा होगा हु एवर वॉलेंटरली, मतलब आपको पता लग जाएगा या तो इंटेंशन प्रूव कर देता हूँ या नॉलेज या रीजन टू बिलीव। या लिखा होगा हु एवर डिसऑनेस्टली, या लिखा होगा हु एवर नेग्लिजेंटली, तो आपको पता लग जाएगा उसमें मेंजरिया चाहिए। आज आप सारा बेयर एक्ट देखना, ज्यादातर सेक्शंस ये वाले होंगे, मैलिशियसली, हु एवर रेकलेसली, कुछ भी एक्स वाई, नोइंगली, कुछ भी लिखा होगा, कुछ में लिखा होगा हु एवर कमिट्स, बीच में डैश में कुछ है ही नहीं। इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो? तो उन ऑफेंसेस को पहली बात हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस बोलेंगे, जहां पे मेंजरिया लिखा ही नहीं हुआ, मतलब प्रूव करने। देखो मेंजरिया नहीं लिखा हुआ कहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका मेंजरिया होता नहीं है, हो सकता है, बट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। मैंने ये नहीं बोला कि उस ऑफेंसेस में मेंजरिया नहीं होता, देयर इज देयर इज नो नीड टू प्रूव मेंजरिया, ठीक है। इमटेरियल है मेंजरिया था या नहीं, ऐसे कोई ऑफेंसेस बता सकते हो जी? मैम सेल्फ डिफेंस में जो कुछ एक्सीडेंट होता है वो सब में भी। सेल्फ डिफेंस में मतलब अगर कोई हमें अटैक करने आए तो उसको हम लोग अपने अपने आप को बचाने के लिए हमने भी उसको अटैक किया, तो उस हिसाब वो से। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस होते हैं, वो तो नो लाइबिलिटी है, उसमें तो आपकी लाइबिलिटी नहीं है, अच्छा हाँ। उसमें तो आपकी लाइबिलिटी नहीं है ना जी। जी जी जी। हाँ जी। क्या रेप ऐसा केस नहीं है? आपकी इंटेंशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। नो मेंजरिया का मतलब है देयर मे बी मेंजरिया प्रेजेंट और नॉट, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू प्रूव द मेंजरिया। मेंजरिया हो भी सकता है, मेंजरिया नहीं भी हो सकता है, बट प्रूव करना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक्ट सीरियस प्रूव करना होता है इस ऑफेंसेस में। अब मैम समझ आ जैसे रहा है? पॉस्को केसेस जितने भी होते हैं। बीएनएस में बताओ, बाइगेमी, क्या मेंजरिया प्रूव करना है? नहीं, एक्ट सीरियस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। किडनैपिंग, मेंजरिया प्रूव करना है? नहीं, मेंजरिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑब्सैनिटी वाली सेक्शंस आगे जाके पढ़ेंगे, मेंजरिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें तो सारी, इस वाली साइड पे तो सारी बीएनएससी आ जाएगी, उस साइड की हम बात कर रहे हैं।
तो जनरली इन दो में हम डिवाइड करेंगे कि मेंजरिया हो चाहे ना हो, बट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसका एक केस लॉ लिख लो, वैसे ही ऑब्सैनिटी का है, सिर्फ जिसको नहीं समझ आया ना उसके लिए केस लॉ है, वैसे ये केस लॉ आगे जाके आना ही था। बट हाँ, अगर जिसको नहीं समझ आया तो इस केस से मुझे लगता है समझ आ जाएगा। आपने सुना भी होगा, लैंडमार्क जजमेंट है। आगे भी मैं ऑब्सैनिटी में लिखवाऊंगी, रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जिसको नहीं समझ आया उसके लिए एग्जाम्पल की तरह ही एग्जाम्पल है। देयर वॉज अ बॉय हु सेल्स अ नॉवल कॉल्ड लेडी चार्टलर्स लवर। लवर इस नाम की एक नॉवल वो एक बॉय बेच रहा है। ठीक है, दिस नॉवल इज रिटन बाय D.H. लॉरेंस। ठीक है, ये बॉय इलिटरेट है, उसे नहीं पता ये नॉवल में क्या है। अब इस नॉवल में कुछ ऐसी ऑब्सीन पिक्चर्स या ऑब्सीन चीजें लिखी हुई हैं, इसके कारण ये इंडिया में नॉवल बैन है, इसको आप सेल नहीं कर सकते। ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, इसे नहीं पता कि इसमें कुछ ऑब्सीन या अश्लील बातें लिखी हुई हैं या पिक्चर्स बनी हुई हैं या कुछ जो भी है। ठीक है, अब इसको अब क्या बोलते हैं, इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये अपने डिफेंस में क्या बोलता है कि मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी इसमें क्या है, तो मुझे पढ़ना ही नहीं आता, तो मुझे मुझे क्या पता। तो जब हम ऑब्सैनिटी पढ़ेंगे ना जी, सेक्शन 294, अभी सेक्शंस नहीं याद होंगे, मैंने इसीलिए मैं ज्यादा अब सेक्शंस लिख ही नहीं रही हूँ, वही लिख रही हूँ जो हमने याद करनी है सीरीज वाइज। तो सीधा लिखा हुआ है हूएवर, नोइंगली इंटेंशनली कुछ भी नहीं, प्रूव भी कर देती हूँ। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस है, पर्सन कन्विक्ट होएगा 294 में। 294 में जाके देख भी आते हैं जी एक बार समझने के लिए। हाँ जी, लिखा हुआ है ये तो पहले फॉर द पर्पस क्लॉज टू हूएवर, आगे कुछ लिखा है इंटेंशनली सेल्स इंपोर्ट टेक्स एडवर्टाइज ऑफर, सीधा शुरू हो गया शैल बी पनिशेबल। हूएवर डैश लिखा है जी, कुछ बताया ही नहीं। बताओ जी, समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या कोई भी मेंजरिया लिखा है कि कौन सा मेंजरिया है? लिखा ही नहीं, सीधा आपका एक्ट सीरियस प्रूफ कर दोगे आप लाइबल हो जाओगे। रेप के केस में भी देख लेते हैं जी, 63 सेक्शन, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। 63, हाँ जी। अ मैन आई सेड टू कमिट अ रेप इफ ही, सीधा एक्ट सीरियस बता दिए, ये सारे एक्ट सीरियस है, मेंजरिया बताया ही नहीं, सीधे एक्ट सीरियस बता दिए। मेंजरिया प्रूफ करने की, हो भी सकता है रेप में, नहीं भी हो सकता, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो किडनैपिंग खोल के देख लो, बाईगैमी खोल के देख लो, बहुत सारे ऑफेंसेस हम आगे जाके पढ़ेंगे जिसमें आपको प्रूफ ही नहीं करना, हो ना हो डजेंट मैटर, प्रूफ करने की तो जरूरत नहीं है। बताओ जी, यहां तक एक डॉक्ट्रिन अभी मैंने करवा के ही छुट्टी करनी है। अगर डाउट है तो बता दो जी, मैं अभी क्लास रोक दूंगी। अगर डाउट नहीं है तो एक डॉक्ट्रिन और करेंगे। पहले आपके डाउट सुन लेती हूँ जी। हाँ जी, डाउट्स बताओ जी पहले, अगर कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में किसी को भी कोई डाउट है, या एक प्रिंसिपल और कर लें जी। मैम रशियन रोले वाला एक बार फिर बता। रशियन रोले बता देती हूँ जी। और कल की छुट्टी है जी, क्योंकि मैंने संडे को पहले ही क्लास ले ली थी ना, वैसे संडे ऑफ होता है, तो कल मुझे काम है, इसीलिए आपकी तो 6 डेज क्लास होगी होगी। तो संडे को क्लास हमने इसीलिए पहले ले ली थी क्योंकि वेडनेसडे को ऑफ है। ठीक है जी, तो कल क्लास नहीं होगी। रशियन रोले पे आ जाते हैं। हाँ जी, रशियन रोले में क्या होता है जी,
गन में सिर्फ एक ही बुलेट होती है। राउंड्स कितने हैं जी? 6 राउंड। एक बार राउंड आपको मिलेगा, आप अपने सिर पे गन रखो और मार के देखो। एग्जाम्पल ए एंड बी है, राउंड 1 कुछ भी नहीं हुआ, मतलब एक ही बुलेट है ना, 6 बार घुमाओगे फिर एक बार एक में होगी, नहीं लगी। बी की टर्न आई, बी को भी वो बुलेट नहीं लगी। एक ही 6 राउंड है, एक बार ही गोली चलेगी उसमें। थर्ड राउंड आया, नहीं लगी। फोर्थ राउंड आया, नहीं लगी। फिफ्थ राउंड आया, नहीं लगी। सिक्स्थ राउंड में इसकी डेथ कॉज हो गई। वट इज द लायबिलिटी ऑफ ए? तो कहते इंटेंशन तो नहीं थी मारने की, क्योंकि वो खुद भी तो मर ही सकता था। देयर वॉज नो डिजायर। बट क्या कॉन्सिक्वेंसेस को आप देख सकते थे कि मैं नहीं तो सामने वाले तो जाना ही जाना है? कॉन्सिक्वेंसेस को तो जब आप फोर्सी कर सकते हो तब आपकी लाइबिलिटी होती है, मतलब तब आपका एक्ट वॉलेंटरली ही माना जाता है। एक्ट तो वॉलेंटरी हुआ ना, या तो इंटेंशन प्रूव कर दो या नॉलेज प्रूव कर दो। रीजन टू बिलीव तो अभी इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो इंटेंशन और नॉलेज में मैंने नॉलेज प्रूव कर दी कि नॉलेज तो थी, तो लाइबिलिटी होगी जी मर्डर के लिए, क्योंकि एक्ट क्या है जी? वॉलेंटरी, प्रूफ हो गया। ठीक है जी। ठीक है मैम। मैम ये माला इन से या माला इन प्रोहिबिटेड है? माला इन प्रोहिबिटो, माला इन से का मतलब है कि जो बात गलत ही है, इसीलिए मैं उसको पनिशेबल कर रहा हूं, कि वो है ही गलत, तो उस पे बहस होने की बात ही नहीं है, कि बेसिकली इंट्रिंसिकली रॉन्ग ही एक्ट ही वो गलत है। बट माला इन प्रोहिबिटो, वैसे तो शायद अगर हम जनरल लाइफ में देखें तो शायद उसको हम रॉन्ग ना माने, बट लॉ ने साफ साफ लिख दिया, इसलिए हमें उसके गलत मानना पड़ रहा है। पहले केस में अगर 16 ईयर ओल्ड को लेके जा रहे हो, किडनैपिंग में साफ साफ लिखा हुआ है ना, या जनरली आपको अगर एज नहीं पता थी तो आपको एज पूछनी चाहिए थी, तो ये इंट्रिंसिकली रॉन्ग है। आपको उसके पेरेंट्स से परमिशन लेनी चाहिए थी शादी से पहले। तो आप ये नहीं बोल सकते कि लॉ ने मना किया है 18 साल से पहले, नहीं जी, बेसिकली गलत एक्ट ही है ये। बट क्वीन वर्सेस टॉल्सन में अगर आओ, ठीक है, 6 साल वेट किया जी क्वीन ने, नहीं आया। 7th ईयर आ गया जब इसने शादी कर ली, तो वैसे ही इंट्रिंसिकली रॉन्ग नहीं। अगर आप 6 साल, अगर अगर वैसे देखे 6 साल वेट करने के बाद शादी की है, नो रॉन्ग। बट लॉ ने प्रोहिबिट किया है, इसलिए ये गलत है, क्योंकि लॉ ने लिमिट बताई है कि 7 साल वेट करना था, फिर प्रिजम्पशन ऑफ डेथ ले सकते हो। फिर अगर ये एग्जांपल 7th की जगह 8th ईयर आ जाता ना जी, क्योंकि अभी आपको आधा क्यों नहीं समझ आ रहा है, रेड विथ बीएससी है, जब हम बीएससी करेंगे तब भी यही केस आएगा। तो बिफोर 7 ईयर्स कर ली, क्योंकि वो लिमिट 7 ईयर्स लॉ ने बताई है, इसलिए रॉन्ग है। तो इस केस में क्वीन को एक्विट कर दिया गया कि लॉ ने प्रोहिबिट किया इसीलिए गलत है ना, वैसे तो आपका एक्ट गलत नहीं था, तो कन्विक्शन नहीं होगी जी, एक्विट कर दिया। और बताओ जी। एक प्रिंसिपल और करें जी। कर ही लेते हैं जी, अभी 15 यार रहने दे, चलो कोई बात नहीं जी, फिर परसों कर लेंगे अगर आपका नहीं मन है तो। कोई बात नहीं जी, परसों से स्टार्ट करेंगे। परसों एक प्रिंसिपल करेंगे, उसके बाद बेयर एक्ट पे आ जाएंगे। सिर्फ एक प्रिंसिपल ही रह गया था उसके बाद, ठीक है जी। कल का ऑफ है और परसों से क्लास स्टार्ट होगी दोबारा, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आप लीव कर सकते हो सेशन। ओके, थैंक यू सो मच।